Hello everyone, welcome to Net Biology. Today we will discuss about urine formation और मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की मैकेनिकल प्रोसेस किस तरीके से होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम यूरिया फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। यूरिया फॉर्मेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें काफ़ी सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं और एक बाय प्रोडक्ट के रूप में हमको यूरिया फॉर्म होता है, यूरिया मिलता है। और यूरिया क्या है? एक टॉक्सिक मटेरियल, मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल जिसको एलिमिनेट होना है। इसके बाद ये किडनीज़ में जाके मैकेनिकल प्रोसेसेस होती हैं, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, फिल्ट्रेशन। इसके बाद यूरिन फॉर्म होती है जिसमें कुछ अमाउंट वाटर की भी प्रेजेंट होती है और कुछ अदर सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं यूरिया के साथ। ये मिलकर बनाते हैं यूरिन। तो यूरिन फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, यूरिन कंसंट्रेशन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो सबसे पहली प्रोसेस है, जो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, और इस समय हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल प्रोसेस की। इससे पहले केमिकल प्रोसेस में यूरिया फॉर्मेशन के बारे में बात कर चुके हैं। मैकेनिकल प्रोसेस में यूरिन फॉर्मेशन में किस तरीके की प्रोसेसेस होती हैं और नेफ्रॉन में किस तरीके से यूरिन फॉर्म होती है, क्या मैकेनिकल प्रोसेसेस चलती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरिन फॉर्मेशन, इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग प्रोसेसेस। पहले तो यूरिन फॉर्मेशन में कुछ और प्रोसेसेस होती हैं। सबसे पहली प्रोसेस है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। हम सीधा इसको फिल्ट्रेशन भी कह सकते हैं। सबसे पहला है फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कह लो या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह सकते हैं। ये जो प्रोसेस होती है ये रीनल कॉर्पसल में होती है। बाउमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ये दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसके बाद ट्यूबुलर पोर्शन होता है नेफ्रॉन का। अगर हमको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पता है तो इसके बारे में हम आसानी से जान सकते हैं। दूसरा स्टेप है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन या इसे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। हमारे पास हमारी बॉडी में कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसके थ्रू हम केवल वेस्ट प्रोडक्ट को ही एलिमिनेट कर सकें, एक्सक्रीट कर सकें। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जब फिल्टर आउट होता है, फिल्ट्रेशन हमको मिलता है, फिल्ट्रेट हमको मिलता है, तो इस फिल्ट्रेट में काफ़ी ऐसे न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी जिनकी ज़रूरत बॉडी को होती है और इन सब्सटेंसेस का फिर ट्यूबुलर पोर्शन में रीअब्जॉर्प्शन होता है और ये इम्पॉर्टेंट है। और ये कुछ सिलेक्टिव मटेरियल होते हैं जिनका कुछ ऐसे होते हैं जिनका पूरे तरीके से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका सेमी रीअब्जॉर्प्शन होता है, वो सब्सटेंसेस वहाँ रहते भी हैं और कुछ रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनका कुछ पोर्शन रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका रीअब्जॉर्प्शन बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये क्या होते हैं? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, इसलिए इसे कहा जाता है कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स का, कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस का ही यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन या सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तीसरा जो प्रोसेस है वो है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन ये दोनों ही साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। जिस तरीके से फिल्ट्रेट आगे बढ़ता रहेगा ट्यूब्यूल्स में, वैसे ही सिक्रीशन भी होगा और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन भी होगा। इसमें हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करेंगे। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन क्या है ये आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। और लास्ट जो एक और प्रोसेस है उसका नाम है यूरिन कंसंट्रेशन। यूरिन कंसंट्रेशन रीअब्जॉर्प्शन के साथ ही पढ़ा जाता है। कंसंट्रेशन का मतलब है यूरिन को ज़्यादा से ज़्यादा हाइपरटोनिक करना, यूरिन कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करना, ताकि इसमें वाटर का जो पोर्शन है वो कम रहे, वाटर लॉस ज़्यादा ना हो। अगर बॉडी में वाटर की कमी है तो कभी ऐसा होता है, अगर बॉडी में वाटर ज़्यादा है तो यूरिन के साथ यूरिन जो होती है वो डाइल्यूट होती है, कंसंट्रेशन उसकी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो किस तरीके से ये यूरिन कंसंट्रेशन होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की हम बात कर रहे थे। ये पोर्शन है रीनल कॉर्पसल्स का जिसमें ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस कैपिलरीज और बर्मन्स कैप्सूल इन्वॉल्व होते हैं। और इसके बाद रीनल ट्यूब्यूल वाले पोर्शन में ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है जिनमें आगे रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इस पोर्शन में होता है। यहाँ पे सबसे पहले ब्लड एंटर करता है किससे? एफरेंट आर्टीरियोल से। एफरेंट आर्टीरियोल थोड़ा वाइडर होता है, इसका जो डायामीटर है वो ज़्यादा बड़ा होता है। इस डायग्राम में यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, लेकिन जो एफरेंट वाला है, एफरेंट आर्टीरियोल, इसका डायामीटर बड़ा होता है
और इफरेंट जहाँ से ब्लड ने जाना है, यहाँ से फिल्ट्रेशन होगा, उसके बाद जहाँ से ब्लड वापस जाएगा और इसके बाद फिर से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनती है, सीधे वेन्स नहीं बनती। इस वाले पोर्शन को कहते हैं इफरेंट आर्टीरियोल। इफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड वापस जाता है, फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज वासा रेक्टा बनते हैं और फिर जाके वेन्स बनती हैं। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा क्या है इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से आगे भी डिस्कस करेंगे जिस समय हम रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस क्या है, कैपिलरीज का एक बंच है, कलेक्शन है। यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम होता है। यहाँ पे आपको एरो दिख रहे हैं, यहाँ से जो ब्लड है, ब्लड में से भी मेनली प्लाज्मा, क्योंकि ब्लड कॉर्पसेल्स अगर यहाँ से फिल्टर आउट हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पे मैकेनिज्म मिलता है इस तरीके का जिससे ब्लड कॉर्पसेल्स का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है। ब्लड कॉर्पसेल्स क्या है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, इनका फिल्ट्रेशन रुक जाता है। लिक्विड पोर्शन जो है ब्लड का, इसका फिल्ट्रेशन होता है। इसमें कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, स्पेशली जो वाटर है ये भी फिल्टर आउट होके आता है। तो किस तरीके से फिल्ट्रेशन होता है और क्या ये फिल्ट्रेट होता है इसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि ये जो ब्लड है ये यहाँ से आएगा, फिर इस ग्लोमेरुलस में जाएगा जो एक बंच है कैपिलरीज का। यहाँ पे कुछ प्रेशर काम करते हैं और एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है, फिल्ट्रेशन बैरियर होता है। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को ही फिल्ट्रेशन बैरियर कहा जाता है, जिससे जो फिल्ट्रेशन जो मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल, वो फिल्टर होने से बच जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट या जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट होके जो आएगा वो यहाँ से आता है। और यहाँ पे आपको पता है कि अंदर साइड में पोडोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। बाहर की जो लेयर है इसे पैराइटल लेयर कहते हैं, अंदर की लेयर को विसरल लेयर कहते हैं बॉमन्स कैप्सूल की। इससे पहले हम बात कर चुके हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में इस चीज़ को। और फिर ये फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाता है जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम होता है। ठीक है, तो अभी तक हमको केवल यहाँ तक पढ़ना है कि किस तरीके से फिल्ट्रेशन हो पाता है। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन किस तरीके से इसकी मैकेनिज्म है, फंक्शनिंग है, फिजियोलॉजी है, इसको जानेंगे। द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। सबसे पहला स्टेप क्या है, ब्लड का फिल्ट्रेशन, मोर स्पेसिफिकली कहें तो प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन। ब्लड फ्लोज फ्रॉम एफरेंट आर्टीरियोल इनटू ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, जैसा भी हमने देखा। वाटर एंड मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस of blood or mainly blood plasma except blood cells, plasma protein and fats। कुछ फैट्स मॉलिक्यूल्स, कुछ फैट्स के जो सब्सटेंसेस हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं और ब्लड सेल्स, ये ब्लड से रुक जाते हैं, ये फिल्टर आउट नहीं होते हैं। बाकी जितना कंपोजिशन है प्लाज्मा का वो सारा फिल्टर आउट होके चले जाता है। ठीक है, फिल्टर आउट फ्रॉम द ब्लड इनटू बर्मन्स कैप्सूल। बर्मन्स कैप्सूल के भी ल्यूमन वाले पोर्शन में ये जाता है, क्योंकि जो बाहर वाली लेयर है वो क्या है, पैराइटल लेयर, वहाँ पे आपको स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स मिलेगी और अंदर साइड की जो लेयर है वहाँ पे आपको पोडोसाइट्स मिलेंगे, जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन या फिल्ट्रेशन बैरियर बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रीजंस फॉर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन किस तरीके से हो पाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है। जैसे फिल्ट्रेशन होता है किसमें, ग्लोमेरुलस से बर्मन्स कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट है वो आएगा, तो ये फिल्ट्रेशन किस तरीके से हो पाता है। और इसमें भी जो ब्लड सेल्स हैं, जो डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, इनका फिल्ट्रेशन किस तरीके से रुक जाएगा, पूरा ही ये फिल्टर होके नहीं आ पाता है। और जितना फिल्ट्रेट हो जाता है वो किस तरीके से होता है, रीजंस क्या है इसके पीछे, इसके बारे में बात करेंगे। तो मेनली दो रीजन होते हैं फिल्ट्रेशन होने के। सबसे पहला जो रीज़न है वो है फिल्ट्रेशन बैरियर या फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। आपको पता है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ग्लोमेरुलस और बर्मन्स कैप्सूल के बीच में। ये 3 लेयर की बनी हुई होती है, इसके बीच में कहीं पे पोर्स भी मिलते हैं, बेसल लैमिना भी मिलता है, और तीसरा पोडोसाइट्स के बीच में जो पेडिसल्स हैं उनके बीच में फिल्ट्रेशन स्लिट्स मिलते हैं। इनकी वजह से जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन्स के या ब्लड सेल्स के, ये क्या हो जाते हैं, इनका फिल्ट्रेशन होने से रुक जाता है। ठीक है, तो किस तरीके से होता है, सबसे पहले यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है, ये 3 टाइप की मेन मेम्ब्रेन्स होती हैं। पहली है एंडोथीलियल सेल्स ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की जो आउटर मोस्ट लेयर है एंडोथीलियल लेयर, इस लेयर में जो सेल्स होती हैं उनको कहते हैं
एंडोथीलियल सेल्स और इनके बीच में पोर्स मिलते हैं। इन पोर्स को कहते हैं फेनेस्ट्रे। आगे बात करेंगे इसकी, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट है एक मेम्ब्रेन, ये सबसे पहली वाली मेम्ब्रेन है। दूसरी लेयर है इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन सेकेंड लेयर है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन और फिल्ट्रेशन बैरियर की, और ये बीच में प्रेजेंट होती है बॉमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के बीच में। और तीसरी है पोडोसाइट्स। ये कहाँ पे होते हैं? विसरल लेयर में प्रेजेंट होते हैं बॉमन्स कैप्सूल के। दो टाइप की लेयर की हमने बात की थी बॉमन्स कैप्सूल में। इनर मोस्ट लेयर को कहते हैं विसरल लेयर, और जो आउटर साइड में है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना, कप लाइक, तो ये जो आउटर वाली है इसे पैराइटल कहते हैं, इनर वाली जो है उसे विसरल कहते हैं। विसरल लेयर में पोडोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है। पोडोसाइट्स इसलिए क्योंकि इनके पास फुट प्रोजेक्शंस, फुट की तरह प्रोजेक्शंस होते हैं, इसलिए इनको फुट सेल्स भी कहते हैं। फुट जो प्रोजेक्शन है कुछ इस तरीके से ये सेल होगी और इसमें फुट प्रोजेक्शन लाइक होंगे, और ये जो फुट प्रोजेक्शन है इन्हें कहते हैं पेडिसल्स, और इनके बीच में जो गैप है ये कहलाता है फिल्ट्रेशन स्लिट्स। दो एडजेसेंट पेडिसल्स के बीच में जो गैप है उसे कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट, या सिंपली हम स्लिट कह सकते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है फिल्ट्रेशन होने के लिए। अब तीन चीज़ें हमने बात की। सबसे पहले तो पोर्स। पोर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैं इनकी एंडोथीलियल जो लेयर है यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं दो एंडोथीलियल सेल्स के बीच में। इन पोर्स को कहते हैं फेनेस्ट्रे, और ये एक छन्नी टाइप का सरफेस बनाता है। ये प्रिवेंट्स फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड सेल्स, जैसे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, इनका फिल्ट्रेशन ना हो पाए इसके लिए ये यहाँ पे प्रेजेंट है। इनमें छोटे छोटे से पोर्स होंगे, तो ये जो ब्लड सेल्स हैं केवल स्मॉल मॉलिक्यूल्स या स्मॉल सॉल्यूट्स ही यहाँ पे से फिल्टर होके जा सकते हैं। दूसरा है बेसल लैमिना। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? बेसमेंट मेम्ब्रेन में, और ये प्रिवेंट करता है फिल्ट्रेशन ऑफ लार्ज प्रोटीन्स। लार्ज प्रोटीन के फिल्ट्रेशन को ये रोकता है। जैसे, और ये प्रोटीन्स कौन सी हैं? प्लाज्मा प्रोटीन्स, जैसे फाइब्रिनोजन हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, इनके फिल्ट्रेशन को ये रोकती है। और फिर तीसरी लेयर जो पोडोसाइट्स में है, पोडोसाइट सेल्स में जो पेडिसल्स हैं, फुट प्रोजेक्शन, इनके बीच दो एडजेसेंट पेडिसल्स के बीच में जो गैप है उसे क्या कहते हैं? स्लिट मेम्ब्रेन, या हम कह सकते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। ये जो फिल्ट्रेशन स्लिट होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ मीडियम साइज प्रोटीन। तो जो सबसे स्मॉल साइज की प्रोटीन होगी केवल वही फिल्टर आउट होके जा पाएंगी, मेनली अमाइनो एसिड्स फिल्टर होके जाते हैं, ग्लूकोज भी फिल्टर होके जाता है, और जो सल्यूट्स होते हैं स्मॉल साइज के वो फिल्टर होके आगे जाते हैं। ठीक है, ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है हम बात कर रहे थे कुछ इस तरीके से। ये वाली सेल्स हैं पोडोसाइट सेल्स। ये फुट प्रोजेक्शंस दिखाए गए हैं। दो फुट प्रोजेक्शंस या पेडिसल्स के बीच का जो गैप है उसे कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स। और ये वाले पोर्स हैं, ये कैपिलरी ल्यूमन है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का। ये दो एंडोथीलियल सेल्स के बीच का जो पोर्शन है पोर कहलाता है, जिसे हम फेनेस्ट्रे कहते हैं। बेसल लैमिना बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और इन पोर्स से होके, ये पोर्स बेसल लैमिना और फिल्ट्रेशन स्लिट से होके जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट्स हैं, वाटर हो गया जैसे यूरिया या अदर जो यूरिक एसिड है, ये सब चीज़ें फिल्टर होके जाती हैं। केवल यही सारी चीज़ें यहाँ से फिल्ट्रेट होके जाएंगी। लार्ज मॉलिक्यूल प्रोटीन्स के डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, ब्लड सेल्स ये फिल्टर होने से बच जाती है। इस तरीके से ये मैकेनिज्म होता है फिल्ट्रेशन का। सबसे पहला हमने क्या बात की? रीजन फिल्ट्रेशन बैरियर्स की। दूसरा प्रेशर ग्रेडियंट भी यहाँ पे हेल्प करता है। ये एक जूम्ड स्ट्रक्चर है किसका? इन तीन फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का, जिसमें हमने बात की थी तीन लेयर्स होती हैं। सबसे पहले ये एंडोथीलियल लेयर जिसमें आपको पोर्स दिख रहे होंगे, फेनेस्ट्रे जिन्हें कहते हैं। फिर उसके बाद ये फिल्ट्रेशन स्लिट्स हैं पोडोसाइट्स में। पोडोसाइट्स के जो पेडिसल्स हैं, पेडिसल्स दो एडजेसेंट पेडिसल्स के बीच का जो जंक्शन है, जो गैप है वो क्या कहलाता है? फिल्ट्रेशन स्लिट कहलाता है। ये एक पोडोसाइट सेल है जिसमें आपको ये न्यूक्लियस दिख रहा है। ठीक है, और ये जो बीच वाली लेयर है ये कहलाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पे फेनेस्ट्रे का, बेसल लैमिना का और स्लिट मेम्ब्रेन या जो फिल्ट्रेशन स्लिट है इनका फंक्शन दिखाया गया है, फंक्शन बताए गए हैं जैसे अभी हमने देखा था। ठीक है,
द फिल्ट्रेशन बैरियर्स इंश्योर्स दैट ओनली स्मॉल डिजॉल्व्ड सोल्यूट कैन फिल्टर आउट फ्रॉम ब्लड। जो डिजॉल्व हैं सल्यूट्स वो फिल्टर आउट हो जाएंगे, स्मॉल साइज के जो हैं वो फिल्टर आउट हो जाएंगे, बाकी यहाँ पे फिल्ट्रेशन होने से रुक जाएगा। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन्स अगर आ गई तो प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड सेल्स अगर फिल्ट्रेट होके आ गई तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो इनको प्रिवेंट किया जाता है इनके लार्ज साइज होने की वजह से। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन ऑल्सो हैव नेगेटिव चार्ज। जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, अभी हमने बात की थी फिल्ट्रेशन बैरियर की 3 लेयर्स का, वो उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, और साथ ही साथ प्रोटीन्स मॉलिक्यूल, जो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं उनके पास भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसकी वजह से भी जो लार्ज साइज की प्रोटीन है वो फिल्टर होने से बच जाती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट रीजन है उसका क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और वो नेक्स्ट रीजन क्या है फिल्ट्रेशन के लिए, प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट किस तरीके से हेल्प करता है, प्रेशर किस तरीके से हेल्प करता है फिल्ट्रेशन में, इसके बारे में हम बात करेंगे। देर आर 3 मेन फोर्सेस, 3 मेन प्रेशर्स होते हैं विच कॉजेस द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होने के लिए 3 फोर्सेस यहाँ पे मेनली काम करते हैं, और वो 3 फोर्सेस और प्रेशर्स क्या क्या हैं। सबसे पहला प्रेशर है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसे GHP से डिनोट करते हैं। दूसरा है ऑनकोटिक प्रेशर, इसे OP कह सकते हैं, और दूसरे शब्दों में इसका एक और नेम है और वो है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, BCOP। और थर्ड है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, CHP। इन तीनों का मीनिंग क्या है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब जो ग्लोमेरुलस के थ्रू जो प्रेशर लगेगा, सिंपल से आप ये समझ लीजिए, ग्लोमेरुलस के थ्रू, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में जो फ्लूइड है उसके थ्रू जो प्रेशर क्रिएट होगा उसे कहेंगे GHP। ऑनकोटिक प्रेशर या ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलॉइडल का मतलब है यहाँ पे जो प्रोटीन्स है इनके थ्रू जो प्रेशर उत्पन्न होगा, जो प्रेशर लगेगा उसे कहेंगे BCOP या OP, सीधे ऑनकोटिक प्रेशर भी कह सकते हैं। और तीसरा कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और कैप्सूल लाइक का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, बर्मन्स कैप्सूल। तो बर्मन्स कैप्सूल में जो फ्लूइड आएगा फिल्ट्रेट होके उसके थ्रू जो प्रेशर लगेगा उसे कहेंगे कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, CHP। सिंपल। अब इनके बारे में आगे बात करते हैं डिटेल में। सबसे पहले ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, GHP। एफरेंट आर्टीरियोल क्या होती हैं, जैसे अभी कहा वाइडर होती हैं देन कंपैरेटिव टू इफरेंट आर्टीरियोल। इफरेंट आर्टीरियोल का जो डायामीटर होता है वो शॉर्ट होता है, वो थोड़ा छोटा साइज का होता है, और जो एफरेंट आर्टीरियोल है उनका जो डायामीटर है वो ज़्यादा है। तो इसकी वजह से जो बीच वाली जो कैपिलरीज हैं यहाँ पे, इन कैपिलरीज में क्या होगा, प्रेशर डेवलप होगा। जो फ्लूइड इधर साइड से आ रहा है उतना ही फ्लूइड वहाँ से नहीं जा पाएगा, जो बीच का होगा वहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, और ये फ्लूइड के थ्रू जो प्रेशर पड़ रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाइड्रो का मीनिंग होता है वाटर से, तो वाटर कंपोजिशन तो ब्लड में है ही, और ब्लड क्या है, एक फ्लूइड पोर्शन है, फ्लूइड है जिसमें सेलुलर पोर्शन भी होता है और लिक्विड पोर्शन भी होता है। तो लिक्विड पोर्शन की वजह से जो प्रेशर उत्पन्न किया जा रहा है, प्रेशर लगाया जा रहा है किस पे, आर्टरीज पे लगता है। जैसे ब्लड का प्रेशर लगता है, ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं, ब्लड का प्रेशर आर्टरीज पे लगता है, वैसे यहाँ पे कैपिलरीज में जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज है यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है, वैसे जो कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज का जो प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है, प्रेशर नहीं लगता है कैपिलरीज में ज़्यादा ब्लड के थ्रू। लेकिन यहाँ पे ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में प्रेशर उत्पन्न हो रहा है, प्रेशर हो रहा है क्योंकि आर्टीरियोल जो है वो वाइडर साइड, वो वाइडर हैं, और एफरेंट आर्टीरियोल जो जा रही है वो शॉर्ट साइज, वो उनका डायमीटर कम है। इसकी वजह से बीच में प्रेशर उत्पन्न हो रहा है, और इस प्रेशर को क्या कहते हैं, और ये प्रेशर किसके थ्रू लग रहा है, फ्लूइड के थ्रू लग रहा है, जो ब्लड फ्लूइड है उससे लग रहा है। इस प्रेशर को इसलिए कहा जाता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, GHP। एफरेंट आर्टीरियोल इज वाइडर देन efferent arteriole, therefore a pressure exerted by fluid into the glomerular capillaries is called GHP। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैपिलरीज हैं, मान लीजिए कैपिलरीज हैं, तो कैपिलरीज उसके बाद यहाँ पे बाउमन्स कैप्सूल है, तो इनके थ्रू जो ब्लड बाहर को लगेगा, जो प्रेशर बाहर को लगेगा, ब्लड के थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा कैपिलरीज में, इसको कहेंगे GHP, और ये फेवर करता है फिल्ट्रेशन को। ठीक है, इसकी वजह से जो प्रेशर लगेगा उसकी वजह से जो प्लाज्मा होगा वो फिल्ट्रेशन होने के लिए इसको फेवर करेगा ये।
प्लाज्मा, इससे प्लाज्मा का कंपोजिशन इससे बाहर आएगा ना, बाहर की तरफ को लग रहा है ये प्रेशर, ये ग्लोमेरुलस से बर्मन्स कैप्सूल की तरफ लग रहा है, इधर नीचे को लग रहा है ये प्रेशर। इसकी वजह से जो होगा वो फिल्ट्रेशन हो पाएगा, इससे फिल्ट्रेशन को ये क्या करता है, फेवर करता है। GHP इज अबाउट 60 mm ऑफ Hg। इस प्रेशर को मापा गया एक नॉर्मल पर्सन में, तो इतना इसको माना जाता है अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन कहीं कहीं पे ये चेंजेस हो सकते हैं। कई बुक्स में आपको ये अलग अलग दिख सकते हैं ये सारे प्रेशर, और हो सकता है कि इनमें थोड़ा डिफरेंस हो, लेकिन हम यहाँ पे के लिए मान लेते हैं कि 60 mm ऑफ Hg होता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। दूसरा है ऑनकोटिक प्रेशर, या जिसे ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं, OP। द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय प्लाज्मा प्रोटीन मेनली सीरम एल्ब्यूमिन के थ्रू जो प्रेशर लगता है उसे कहते हैं ऑनकोटिक प्रेशर या ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। प्लाज्मा प्रोटीन्स कहाँ है, ग्लोमेरुलस में ही है। ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज है यहीं पे तो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर आउट नहीं होती है, लेकिन इनके थ्रू प्रेशर लगता है, और ये प्रेशर भी कम ज़्यादा हो सकता है। हो सकता है कि जो कंपोजिशन है प्लाज्मा प्रोटीन का वो ज़्यादा हो तो ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, कम है तो कम हो जाएगा, लेकिन इसको माना जाता है कितना। और हाँ, ये अपोज करता है फिल्ट्रेशन को। ये फिल्ट्रेशन, ये भले ही ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में है, लेकिन ये फिल्ट्रेशन को अपोज करेगा। मतलब जो GHP लग रहा है नीचे को, इसको अपोज करने का काम करता है, ताकि फिल्ट्रेशन जो है वो ना हो पाए। तो फिल्ट्रेशन को अपोज करता है, इसके फेवर में नहीं है। और इसको इट इज़ अबाउट 30 mm ऑफ Hg। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अभी मान लीजिए 30 mm ऑफ Hg, इतना ये क्या है, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है। नेक्स्ट है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैप्सूल के थ्रू, कैप्सूल मतलब बाउमन्स कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट आया है उसके थ्रू जो प्रेशर लगता है उसे कहते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, या CHP। के दो टाइप का हो सकता है, एक रीनल इंटरस्टिशियल प्रेशर भी इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं, और आप चाहो तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो दूसरी तरीके से ले सकते हैं, इसमें इंक्लूड करके भी ले सकते हैं या अलग तरीके से भी ले सकते हैं। कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में रीनल इंटरस्टिशियल प्रेशर और रीनल इंट्राट्यूबुलर प्रेशर आता है। इंट्राट्यूबुलर प्रेशर जो बाउमन्स कैप्सूल है, मान लीजिए ये बाउमन्स कैप्सूल है, यहाँ पे PCT नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्लोमेरुलस है, ये कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज के थ्रू जो फिल्ट्रेट होके आया ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, ल्यूमन में आएगा। यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आया इसके थ्रू भी एक प्रेशर जनरेट होता है, और ये प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इस प्रेशर को कहते हैं रीनल इंट्राट्यूबुलर प्रेशर या कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और एक तरीके का और प्रेशर लगता है जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब जो ना तो सेलुलर फ्लूइड है, सेल के अंदर भी नहीं है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का ही एक पोर्शन होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड दो टाइप के फ्लूइड होते हैं, एक सेल के अंदर, एक्स्ट्रा मतलब सेल के बाहर। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी दो टाइप के फ्लूइड आते हैं, एक होता है इंट्रावेस्कुलर जो क्या होता है वेसल के अंदर प्रेजेंट होता है जैसे ब्लड, और एक होता है इंटरस्टिशियल जो वेसल में भी नहीं होता है और सेल के बाहर भी प्रेजेंट है। इस तरीके का फ्लूइड कहलाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो मेनली जो यहाँ पे ये बाउमन्स कैप्सूल है वो कॉर्टेक्स वाली रीजन में है। कॉर्टेक्स में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा उसके थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा, इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, रीनल इंटरस्टिशियल प्रेशर। ये दो टाइप के प्रेशर हैं जो कैप्सूल से लग रहे हैं, कैप्सूल के थ्रू इस पर्टिकुलर फिल्ट्रेशन के लिए लग रहे हैं और ये फिल्ट्रेशन को अपोज कर रहे हैं। तो ये वाले प्रेशर कहलाते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। Renal interstitial pressure is a hydrostatic pressure exerted by interstitial fluid and it is about 10 mm of Hg. Renal intratubular pressure is a hydrostatic pressure, ये दोनों ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, मतलब फ्लूइड के थ्रू लगने वाले प्रेशर हैं, exerted by filtrate which is present in Bowman's capsule। जो फिल्ट्रेट होके आया वो फ्लूइड भी क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में, और इस प्रेशर को क्या कहते हैं, रीनल इंट्राट्यूबुलर प्रेशर, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, फ्लूइड बाउमन्स कैप्सूल के अंदर उसके थ्रू, और ये भी होता है इट इज अबाउट 10 mm ऑफ Hg। CHP अपोजेस द फिल्ट्रेशन। CHP क्या करता है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अपोज करता है फिल्ट्रेशन को। इस डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं, ये ग्लोमेरुलर कैप्सूल है और ये है
आपकी एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल। ये एफरेंट आर्टीरियोल वाइडर है कंपैरेटिव टू इफरेंट आर्टीरियोल, और यहाँ पे ये कैपिलरीज का बंच है। जो नेट फिल्ट्रेशन होगा ये इस तरीके से आएगा। नेट फिल्ट्रेशन की भी हम बात करेंगे, उसके थ्रू, उस नेट फिल्ट्रेशन की वजह से ही फिल्ट्रेशन हो पाता है, और नेट फिल्ट्रेशन माइनस में नहीं होता है, ये प्लस में होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है, यहाँ पे 55 mm ऑफ Hg लिया गया है, हम 60 ले रहे हैं, ठीक है। ये प्रेशर फेवर करता है फिल्ट्रेशन को। फिर ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो किसके थ्रू लगता है, प्रोटीन्स के थ्रू। ये क्या करता है, अपोज करता है फिल्ट्रेशन को। और तीसरा कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये भी अपोज करता है फिल्ट्रेशन को, ठीक है। तो इस तरीके से इस डायग्राम में हम देख सकते हैं 3 टाइप के प्रेशर्स को। अब बात करेंगे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या हुआ, कुछ प्रेशर यहाँ पे ऐसे हैं जो फेवर कर रहे हैं और कुछ प्रेशर अपोज कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आएगा जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन हो पाएगा। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर या NFP इज इक्वल टू GHP ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस OP ऑनकोटिक प्रेशर प्लस CHP कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इट इज़ अबाउट 60 माइनस 30 प्लस 20 mm ऑफ Hg, और ये टोटल हो जाएगा, ये यहाँ पे से इनको जोड़ देंगे तो 50, और टोटल निकल के आएगा 10 mm ऑफ Hg। हर एक बुक में अगर हम इन प्रेशर्स को अलग अलग मान लें तो भी 10 mm ऑफ Hg एक नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हमेशा आता है, और ये प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज द प्रेशर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन। अगर ये माइनस में चले गया तो फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए ये हमेशा प्लस 10 mm ऑफ Hg आता है। अब क्या है नेफ्रिक फिल्ट्रेट, इसके बारे में बात कर देते हैं। नेफ्रिक फिल्ट्रेट या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या हुआ, जो फिल्ट्रेशन होके आया, सिंपल प्लाज्मा से जो फिल्ट्रेट होके आया वो क्या कहलाएगा, नेफ्रिक फिल्ट्रेट, या इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी कहते हैं, या इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेट भी कह सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइमरी यूरिन, क्योंकि अभी ये यूरिन पूरी तरीके से फॉर्म नहीं हुआ है। यूरिन इसे कब कहेंगे, जब ये DCT से बाहर हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन सिक्रीशन के बाद, यूरिन कंसंट्रेशन के बाद ये यूरिन कहलाएगा। अभी ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या प्राइमरी यूरिन या अल्ट्रा फिल्ट्रेट है, ठीक है। नेफ्रिक फिल्ट्रेट इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा, इसकी तरह आइसोटोनिक है, ब्लड प्लाज्मा की तरह है, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा में से अगर हम फैट्स और ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स को माइनस कर दें तो ये जो बचेगा ये क्या होगा, नेफ्रिक फिल्ट्रेट। सेम कंपोजिशन है, बाकी सारी चीज़ें, वाटर भी इतना ही है इसमें, वही सारी चीज़ें फिल्टर होके आई है, तो प्लाज्मा की तरह ही ये एक सिमिलर कंपोजिशन है। नेफ्रिक फिल्ट्रेट कंटेन्स वाटर, यूरिया, क्रिएटिनिन, कीटोन्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम क्लोराइड्स एंड पोटेशियम आयंस, बाइकार्बोनेट्स एज वेल एज सम विटामिन्स। जैसा कंपोजिशन प्लाज्मा का है उतना ही ये कंपोजिशन होता है, और अप्रॉक्सीमेटली ये 120 ml निकलता है हर एक, अगर हम बात करें तो हर एक नेफ्रॉन से ये फिल्ट्रेट होके आएगा 1 पर मिनट में। तो इस तरीके से अगर ये सारा ही फिल्टर आउट होके चले गया तो एक दिन में अप्रॉक्सीमेटली 120 टू 180 लीटर यूरिन हम क्या कर देंगे, एक्सक्रीट कर देंगे, और इसकी वजह से हमारी बॉडी का जितना भी जो प्लाज्मा है वो फिल्टर आउट होके एक्सक्रीट हो जाएगा। इसलिए वाटर का जो वाटर का भी है और अदर सब्सटेंसेस का है, इनका रीअब्जॉर्प्शन सिक्रीशन इनमें होता है। रीअब्जॉर्प्शन मेनली होता है, यूरिन कंसंट्रेशन होता है, जिसकी वजह से मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्म होती है और उसे हम एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। इसलिए रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन ज़रूरी है। रीअब्जॉर्प्शन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।